गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के लिए हमारा जो आज का अध्याय शुरू हो रहा है, इस अध्याय का नाम है ऊष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर। ये अध्याय 10 है और ये आपका जो है इस अध्याय का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले इसमें जो हमें पढ़ना है वो ऊष्मा के बारे में पढ़ना है कि ऊष्मा होता क्या है। ऊष्मा को हम इंग्लिश में हीट बोलते हैं। तो ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब ऊष्मा मिलती कैसे है, आप ये देखिए कि अगर आप कोई चीज़ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसको क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो यह मैंने बताया कि यह ऊर्जा का ही एक रूप है, उसमें ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप में भी बदला जा सकता है। अब मैंने इस परिभाषा को समझाने के लिए एक फिगर बनाया है। इस फिगर को आप देखिए कि ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जाता है। तो आप देखिए कि एक जो है फ्लास्क है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और इस फ्लास्क में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी को हीट दिया जा रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है। अब जब इसको पानी को हीट मिल रही है तो ये वर्क करेगा। तो जब वर्क करेगा तो ये पिस्टन को क्या करता है, मूव कराता है ऊपर नीचे। तो हमने देखिए लिखा भी है कि पिस्टन ऊपर की तरफ उठता है और मैकेनिकल कार्य करता है। तो हमने किया क्या कि हीट एनर्जी दिया, उसमें ऊर्जा दिया और उसमें ऊर्जा से हमने काम क्या लिया, मैकेनिकल वर्क ले लिया। ठीक है। ऊष्मा के अब मात्रक देखिए क्या क्या होते हैं। ऊष्मा के बारे में बस आपको इतना जानना है कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा जब ऊर्जा है तो उसको अन्य रूप में भी बदला जा सकता है। जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है न तो उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। अब ऊष्मा के मात्रक कि ऊष्मा को हम किस यूनिट में व्यक्त करेंगे। तो पहली बात आती है कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी होता है। अब एक कैलोरी की परिभाषा देख लीजिए। कैलोरी, एक कैलोरी एक्चुअल में होता क्या है। तो आप देखिए कि 1 ग्राम पानी अगर है, अगर आपने 1 ग्राम पानी लिया है, मान लीजिए उसका तापमान कुछ भी रहा हो, कुछ भी रहा हो, अगर उस तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक आपको बढ़ाना है तो आप जितनी हीट देंगे, तापमान कैसे बढ़ेगा, हीट देने से ही बढ़ेगा, ऊष्मा देने से ही बढ़ेगा। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहा जाता है। हमें लगता है कि ये जो है 1 कैलोरी की परिभाषा, इससे छोटा और इससे बड़ा कुछ की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ये पर्याप्त है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम 1 कैलोरी कहा जाता है। अब देखिए ये जो 1 कैलोरी है, आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी ये बन सकता है कि ऊष्मा के मात्रक तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो कैलोरी होता है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है। ऊष्मा का सीजीएस पद्धति की मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। अन्य जो सिस्टम है, हमने आपको जो पहला अध्याय पढ़ाया था वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, मात्रकों का रूपांतरण, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत इसका भी मात्रक बताया था। अब मैं आपको ब्रिटिश प्रणाली का मात्रक बताता हूँ कि ऊष्मा का ब्रिटिश प्रणाली में मात्रक क्या होगा और जो है आपका एमकेएस पद्धति में क्या होगा। तो वर्किंग शीट को मैं अपना चेंज कर रहा हूँ, आप वर्किंग शीट पे अगला देखिएगा। मैंने लिखा है, इससे पहले मैंने आपको दिखाया कैलोरी, और कैलोरी का आपको ध्यान देना है कि ये सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। ऊष्मा का ही मात्रक है लेकिन सीजीएस पद्धति में। दूसरा है जूल। तो एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। पिछले क्लासेस में ये बताया गया था कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब हम आपको ये भी परिभाषा में बता रहे हैं कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इस बात से तात्पर्य ये है कि ऊष्मा का भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो अगर ऊष्मा का मात्रक जूल है तो 1 जूल वह ऊष्मा है जो 1/4.2 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। तो कैलोरी में हमने क्या बताया आपको कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको 1 कैलोरी कहा जाता है। लेकिन 1/4.2 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 जूल कहा जाता है। और ऊष्मा का जो मात्रक जूल है, ये एमकेएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है। अब 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर, अब ये कन्वर्जन देख लीजिए, हमने 2 सिस्टम में मतलब 2 प्रणालियों में ऊष्मा के मात्रक को पढ़ा
एक प्रणाली में हमने बताया कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, दूसरे प्रणाली अर्थात कि एमकेएस पद्धति में, जिसको हम मीट्रिक पद्धति का भी नाम देते हैं, इसमें हमने आपको बताया कि ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। तो अगर एक जूल और कैलोरी में अगर पूछा जाए कि ये कितने के बराबर होता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, या इसको अगर थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो आपको यहाँ से ये मात्रक पता चल जाएगा कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो इसका मतलब कि अगर आपको सेंटीग्रेड में ऊष्मा का मात्रक पता है तो आप उसको एमकेएस पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल। तो अगर आपको बदलना रहेगा कि 2 कैलोरी बराबर कितना होगा, तो उसमें 4.2 में 2 का गुणा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये मात्रक का यहाँ पे हमने रूपांतरण लिखा है कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। अगला जो सिस्टम है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, जिसको हम CHU बोलते हैं। तो 1 पाउंड पानी, अब पानी ब्रिटिश प्रणाली में हमने बताया था कि जो द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड भी होता है। अब यहाँ पे 1 पाउंड पानी लिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि 1 पाउंड पानी का तापमान अगर आप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो कुछ ऊष्मा लगेगी। इसी ऊष्मा को क्या बोल दिया गया है, एक CHU बोल दिया गया है, 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ये भी ऊष्मा का एक मात्रक है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ठीक है। तो हमने आपको इसकी परिभाषा क्या बताया कि 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 CHU कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे कन्वर्जन भी देख लिए कि 1 CHU बराबर कितना होता है 453.6 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं मात्रकों के रूपांतरण से। बहुत ये कठिन चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान आसान सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 1 CHU बराबर 453.6 कैलोरी। अगला हमारा जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, ये भी आपका ऊष्मा का ही मात्रक है। तो अभी तक आप देखेंगे तो मैंने आपको ऊष्मा के 4 मात्रक बता दिए। एक आपका ध्यान दीजिएगा कैलोरी बताया, वो सेल्सियस पद्धति का मात्रक था। एक एमकेएस पद्धति में बताया, जूल बताया, ठीक है। और जूल और कैलोरी का कन्वर्जन भी बताया कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब हमने सेंटीग्रेड यूनिट भी बता दिया, सेंटीग्रेड हीट यूनिट भी बता दिया। अब अगला हमारा जो टॉपिक है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे जो तापमान हम ले रहे हैं वो फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं। तो 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। आपको ये बातें ध्यान याद रहेंगी कि 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होगी उसको एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाएगा, और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। तो ये पॉइंट नोट किया जाना चाहिए आपके लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे ये भी है कि 1 CHU बराबर 1.8 BTHU, मतलब 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। और आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऊष्मा का मात्रक है। जैसे कैलोरी होता है उसी तरीके से CHU भी है। और यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन भी दिखा रहा हूँ कि 1 CHU बराबर 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTHU को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगला हमारा जो मात्रक है कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट, CEU। और अभी तक हमने आपको जितने भी मात्रक बताए हैं, बस 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा कितनी लेनी है और तापमान 1 ही डिग्री बढ़ाना है, लेकिन आप सेंटीग्रेड में बढ़ाना है फ़ारेनहाइट में बढ़ाना है। तो कॉन्टिनेंटल्स इंजीनियर्स यूनिट, जिसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, मतलब संक्षिप्त में CEU लिखेंगे, और यही मात्रक एक बन जाएगा। तो इसमें आप परिभाषा देखिए कि 1 किलोग्राम पानी, अब यहाँ पे हम पानी की मात्रा कितनी ले रहे हैं, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जो आवश्यकता होगी उसको हम एक CEU बोलेंगे, एक कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में हमेशा CEU बोलेंगे। अब अगला जो मात्रक है थर्म, ठीक है। इसमें देखिए यह गैस कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक विशेष यूनिट है। यह 1000 पाउंड पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, एक थर्म बोलेंगे। एक थर्म मतलब ये हो गया कि 1000 पाउंड अगर आपने पानी ले लिया है और उसका तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा लगेगी उसी को एक थर्म बोला जाता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि ताप के विभिन्न पैमाने। तो टेम्परेचर को हम किन किन पैमानों पे मापते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लंबाई को हम
मीटर में मापते हैं, फुट में मापते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हम जो तापमान होता है उसको किन किन पैमानों पर मापते हैं। तो पहला है कि मीट्रिक प्रणाली। तो मीट्रिक प्रणाली में ताप मापने की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तापमान को मीट्रिक प्रणाली अर्थात कि MKS पद्धति में डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। और आपको ये बात याद रखना चाहिए कि इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हिमांक जो होता है, मतलब अगर वायुमंडलीय दबाव एक ATM का है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसमें हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट, जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तथा वाष्प बिंदु क्या होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर मतलब तापमान का अंतर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस का हो गया। तो किया क्या जाता है कि मीट्रिक प्रणाली में 0 से लेकर के 100 तक तापमान जो है बना लिए जाते हैं, और हर एक भाग 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना भी कहा जाता है। अगला जो हमारा है तापमान का जो दूसरा पैमाना है, उसको हम ब्रिटिश प्रणाली में ताप मापने की इकाई डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है ताप का, जैसे ताप एक अलग राशि होगी, तो मीट्रिक प्रणाली में ताप को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाए कि मीट्रिक प्रणाली में तापमान का मात्रक क्या है, और आपको 4 विकल्प दे दिए जाएँ कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन और र्यूमर, तो आपको तो लगेगा कि ये चारों पैमाने तापमान मापने के होते हैं। और आपके पास अगर ये क्लियर कट नहीं है कि मीट्रिक प्रणाली में सेल्सियस होता है, तो आप कोई भी ऑप्शन लगाकर चले आएंगे, आपको लगेगा सही है, लेकिन गलत हो जाएगा। तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मीट्रिक प्रणाली में ताप मापने का जो पैमाना होता है डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस तथा वाष्प बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना भी कहते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है तापमान का जो पैमाना है, ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश प्रणाली में ताप मापने की इकाई क्या होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। इस पैमाने पर हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा वाष्प बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर आप देखेंगे कि हिमांक से और वाष्पन से, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो अंतर होता है फ़ारेनहाइट पैमाने में, वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। इसका मतलब जो फ़ारेनहाइट पैमाना होगा वो 180 बराबर खानों में बटा होगा, और कहाँ से स्टार्ट होगा, 32 से लेकर के 212 तक जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रणाली में तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। और जो हमारा अगला पैमाना है केल्विन अथवा परम ताप पैमाना, इसको हम केल्विन पैमाना भी बोल सकते हैं या परम ताप पैमाने बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि हमने आपको तापमान के 3 पैमाने बताए। डिग्री सेल्सियस पैमाना जो कि मीट्रिक प्रणाली में होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना जो कि आपका ब्रिटिश प्रणाली में होता है, और तीसरा मैं आपको केल्विन पैमाना बता रहा हूँ। इसमें हिमांक 273 तथा वाष्प बिंदु 373 केल्विन होता है। इनके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बटी होगी, क्योंकि 273 केल्विन से 373 केल्विन का अगर अंतर देखेंगे तो 100 बन रहा है, और प्रत्येक भाग 1 केल्विन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप फिगर देखिए तो मैंने अभी जो आपको तापमान के 3 पैमाने बताए थे, तीनों का आपको डायग्राम बता रहा हूँ कि यहाँ पे सेल्सियस पैमाना आप देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर के 100 तक जा रहा है, और प्रत्येक भाग के बीच में 1-1 डिग्री सेल्सियस का गैप होगा। इस तरह से 100 डिग्री बराबर भागों में बटा होगा। और ये हमारा देखें फ़ारेनहाइट पैमाना, तो ये 32 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। और इसमें आपको कितने खाने मिलेंगे, 180 बराबर खाने मिलेंगे, मतलब हर एक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। और केल्विन पैमाने में 273 केल्विन से 373 केल्विन तक आपको जो है तापमान का रेंज होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 273 केल्विन से 373 केल्विन तक 100 केल्विन का अंतर मिलेगा। इसका मतलब प्रत्येक भाग में जो है 1-1 केल्विन, इस तरह से 100 बराबर भागों में ये बटा होगा। तो ये जो बॉटम लाइन है तीनों पैमानों पे, ये जो तीनों विभिन्न पैमाने हैं, इन पे बॉटम लाइन का संदर्भ क्या लिया गया है कि इसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया है कि आप मतलब केल्विन पैमाने में देखा गया है कि पानी किस बिंदु पे जमता है तो उसको 273 केल्विन बोल दिया गया है, और पानी किस बिंदु पे उबलता है तो उसको 373 केल्विन बोल दिया गया है। मतलब कि तीनों पैमाने में जो लोअर पॉइंट है और जो टॉप पॉइंट है वो एक ही मटेरियल के
संदर्भ में लिए गए हैं। मतलब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में 273 हो गया और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन हो गया। तो इससे आपके दो ऑब्जेक्टिव वहाँ पे भी तैयार हो रहे हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु 273 केल्विन होता है केल्विन पे, और उसका बॉइलिंग कितना होता है 373 केल्विन होता है। सेल्सियस का तो याद होता है, लेकिन लोग फ़ारेनहाइट और केल्विन भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। फ़ारेनहाइट में क्या है कि पानी अगर पूछा जाए कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में बताइए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अब सेल्सियस जो कॉमन सा है, सबको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु जहाँ पे पानी जमता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, और जहाँ पे पानी उबलता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो में आपको इतना ही है। आगे इस चैप्टर से जुड़ी सारी चीज़ें आपको आगे दी जाएगी, अपलोड की जाएगी।